जय हिंद दोस्तों, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप उनको शेयर दीजिए और बनाइए और बताइए कितना सही है और कितना गलत है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट में जाकर आपको बताना है कि कितना सही हुआ है, ठीक है। और 2 से 4 सेकंड का टाइम लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला आपके पास प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। देखिए, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। संविधान सभा की जितनी भी समिति थी, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई समिति थी तो वो प्रारूप समिति थी, ठीक है। इसका गठन जो हुआ है आपको 29 अगस्त, ठीक है, 1947 में हुआ है, ठीक है। यानी आज़ादी के 14 दिन के बाद इसकी स्थापना एक तरह से मानी तो हुई, ठीक है। इसमें 7 सदस्य हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सदस्य हैं टोटल को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं कितने सदस्य हैं कितने क्या हैं। देखिए, पहला इनके सदस्य हैं भीमराव अंबेडकर जो इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है मन में, ठीक है। उसके बाद दूसरे हैं अल्लादी कृष्ण अय्यर, तीसरे हैं गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे हैं KM मुंशी, पांचवें हैं सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। अब जहाँ पर जो कोई आदमी हैं, जो सदस्य हैं, 2 सदस्य, उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता क्या है कि 5 तो हो गए। अब छठे जो है DP खेतान, ठीक है। DP खेतान का होता है क्या कि इनकी मृत्यु हो जाती है DP खेतान की, तो उनके जगह पर TT कृष्णमाचारी सदस्य बनते हैं, ठीक है। और जो अब आ गए सतमें जो होते हैं BL मित्र, ठीक है। तो इनका तबीयत हो जाता है खराब, तो ये क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं। ये पूरे संविधान सभा से ही रिजाइन दे देते हैं BL मित्र। तो उनके जगह पर आते हैं N माधव राय, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किनके जगह पर कौन आए और किनके जगह पर किनकी मृत्यु हो गई, किनके जगह पर आए और कौन सदस्य मतलब इस्तीफा दे दिए थे। इस तरह से याद रखना है। तो याद रखना है भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और DP खेतान। इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जगह पर TT कृष्णमाचारी आते हैं। और जो लास्ट में BL मित्र, इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो N माधव राय इनके जगह पर आते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, आपके सामने है। 2 सेकंड का टाइम लीजिए आप। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसकी जो स्थापना हुई है 1952 में हुई है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई है 6 अगस्त 1952 में हुई है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, नीति आयोग का जो सचिव होता है, जो पहले योजना आयोग का सचिव, लेकिन अब जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम जानते हैं, वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद अगर एक समझने की भाषा में बोला जाए तो एक तरह से जो भी पॉलिसी चलती है, हमारे देश की पॉलिसी, हमारे राज्य की जो पॉलिसी है, उनको टाइम टू टाइम देखना, सुधार करना, सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, उसको ये देखना राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है, ठीक है। तो 1952 में इसकी स्थापना हो गई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, अभी इसके अध्यक्ष कौन हो गए? तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हमारे श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्त। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, शारदा एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा एक्ट किसके कार्यकाल में लागू हुआ? 2 सेकंड का टाइम लेना आपको, ठीक है। तो ये जो हुआ है लॉर्ड इरविन के समय, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय हुआ है। ये 1929 में इसको पारित किया गया था, ठीक है, लेकिन लागू जो हुआ है 1930 में हुआ है। ये ध्यान रखना है, 1929 में इसको मतलब पारित किया गया था, लेकिन लागू जो हुआ है 1930 में हुआ है, ये ध्यान रखना। और ये जो लॉर्ड इरविन के साथ साथ जो हरविलास शारदा जो थे, इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट रखा गया है। हरविलास शारदा, इन्हें बहुत प्रयास किया। कम जो बच्चे जो एज के अनुसार, कम एज के अनुसार जो शादी होती थी, इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है, इसलिए इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट रखा गया, ठीक है। इसमें जो था, इससे पहले जो बहुत कम एज था, लेकिन जब ये शारदा एक्ट आया तो लेडी जो गर्ल्स हैं उनका एज 14 साल
और बच्चे का जो मतलब बॉयज़ हैं उनका एज 18 साल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद संशोधन हुआ, बहुत से बीच में संशोधन हुए, लेकिन जो मेन संशोधन हुआ 1978 में, ठीक है, उसमें एज जो कर दिया गया 18 साल लड़के का शादी का, और लड़की का कर दिया गया 21 साल। लड़के का 18 साल और 21 साल लड़की का, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा शारदा एक्ट किसके समय लागू हुआ, तो लॉर्ड इरविन के समय। कब पारित हुआ, 1929 में, और लागू कब हुआ, 1930 में। चलिए चौथा क्वेश्चन है, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब की। इसको ध्यान समझना है। मजहरनामा, देखिए मजहरनामा समझने से पहले हम लोग समझेंगे इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना की स्थापना जो हुई है, इबादत खाना पहले समझिए, 1575 में हुई इबादत खाना की स्थापना, ठीक है। इबादत खाना था क्या, अकबर जो है, जो इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इबादत खाना की स्थापना अकबर ने की थी, ठीक है, कि इस्लाम धर्म कैसा है, किस तरह से है, नई नई कुछ पॉइंट होती थी उसमें, जो बड़े इस्लाम धर्म के जो गुरु लोग होते हैं वो आकर बता देते हैं कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से, मतलब हर पॉइंट पर पॉइंट बात होती थी। उसके बाद जब इनको जोधाबाई से शादी हुई अकबर की, तो इनको हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता पैदा हुई, प्लस ये हर धर्म को लेकर चलते थे। अकबर महान इसी तरह टैग नहीं लगा इनका, ये हर धर्म को इक्वल मानते थे। उसके बाद हुआ क्या कि ये क्या किए, जब इनको हर धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगा, तो क्या किए, ये इबादत खाना जो है सबके लिए खोल दिए। अब सबके लिए कब खोले, 1578 में। देखिए इबादत खाने की स्थापना कब हुई, 1575 में। इबादत खाना सब धर्म के लिए खोला गया कब, 1578 में। यह ध्यान रखना है। अब हो गया कि सब धर्म के गुरु आने लगे इसमें, सब धर्म के गुरु इसमें आने लगे, और सब, अब जैसे हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सब धर्म गुरु आए, हर धर्म पर अपने अपने टिप्पणी देते कि सब कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा पॉइंट को रखना है, पॉइंट टू पॉइंट बात होता था। अकबर कंफ्यूज हो जाता था कि किस को सर्वश्रेष्ठ माने, किस पॉइंट को लेकर चले। तो यहीं पर मजहर की स्थापना करता है। मजहर का बोलने का मतलब, मजहर की स्थापना कब करता है ये पहले जान लीजिए। तो 1579 में मजहर की स्थापना होती है। यानी कोई भी धर्म का गुरु जो है वो बात करे, अपने धर्म के बारे में बताएं, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो अकबर का होगा। यही है मजहर, यह ध्यान रखिएगा। जो अंतिम फैसला होगा, जो अंतिम निर्णय होगा, वो होगा अकबर का। यही मजहर की स्थापना हुई। इबादत खाने की स्थापना 1575 में, सभी धर्म के लिए खोला गया 1578 में, और मजहर की स्थापना हुई 1589 यानी 1579 में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र में गोताखोरी करते समय ऑक्सीजन के समय एक साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब कोई जानता है, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये आपको पता भी होना चाहिए। चलिए अब प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर कि कितना आप लोगों का सही हुआ है और कितना मतलब गलत हुआ है। ये ध्यान रखिए, सही और गलत दोनों बताना है, इंपॉर्टेंट मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर, याद रखिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का नाम टेकोफेरॉल है। टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है। तो ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको लगाना है, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना है कि सबका हमको रासायनिक नाम जानना है, ठीक है। तो देखिए हम बोलते जाएंगे। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। बी का नाम है थायमिन, ठीक है। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, याद करके सुनना है, ठीक है। डी का नाम है कैल्सिफेरॉल, सॉरी डी का नाम है कैल्सिफेरॉल, ठीक है। के का नाम है फिलिक्विनॉन, ठीक है। और ई का नाम है टेकोफेरॉल, जो हमारे ऑप्शन में है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या पूरा है, किस विटामिन का नाम टेकोफेरॉल है। तो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का नाम है, ठीक है। बी का नाम थायमिन है, ये ध्यान रखिएगा। और सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, और के का नाम है फिलिक्विनॉन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चौसा जो है सबसे पहले जानना है, 2-4 सेकंड लगाना है अपने मन में, आंसर लगाना है, सही है गलत है जो भी। अब पूरा डेट याद रखिए,
1538 1539 ऐसे याद नहीं करना, डेट छोटा छोटा डेट याद रखना, क्योंकि अब जो भी हमारे एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं वो छोटे छोटे डेट के साथ ही आते हैं। चलिए, तो इसका जो है 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। देखिए चौसा है कहाँ ये जानेंगे। तो बिहार में चौसा है। बिहार में जो है, बिहार के पास एक बक्सर जगह है, ठीक है, बिहार के पास एक बक्सर जगह है, वहीं के पास चौसा एक गांव एक क्षेत्र है, वहीं पर ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब जानेंगे हम कि युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ युद्ध। तो हुमायूं प्लस शेर खान, हुमायूं प्लस शेर खान के बीच, जिसको हम लोग शेरशाह कहते हैं, हुमायूं प्लस शेर खान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खान की जीत होती है और हुमायूं की हार होती है, ठीक है। और ये हम लोग जानेंगे, इस युद्ध के बाद ही शेर खान जो है शेरशाह की उपाधि धारण करता है। शेर खान जो है शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण करता है। तो चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 की हुआ था। किसके किसके बीच हुआ है? हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ है, ठीक है। होता यूं है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच, पहले अब तो शेरशाह समझ जाइएगा कि शेर खान को ही शेरशाह बोला जाता है। हुमायूं और शेरशाह के बीच जब युद्ध होता है तो हुमायूं भागते हुए गंगा नदी में गिर जाता है, ठीक है। गंगा नदी में एक निजाम नामक बिस्ती उसको बचाता है जान, निजाम नामक बिस्ती उसको जान बचाता है। और जब जान बचाता है तो जब ये उसके बाद एक दिन का उस बिस्ती को, निजाम नामक बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है, गद्दी पर बैठाता है, एक दिन का गद्दी पर बैठाता है। ये कौन? हुमायूं, निजाम नामक बिस्ती को। और वो क्या करता है, निजाम नामक बिस्ती एक दिन का बैठता है तो चमड़े का सिक्का चलाता है। ये ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है चौसा का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ और किसने हुमायूं का जान बचाया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? सॉरी, नहीं गुजरती, इस ऑप्शन के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं हो गुजरती, ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, अब ध्यान समझना है कर्क रेखा के बारे में कि क्या कर्क रेखा है और किस तरह से है। ये हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा की किस तरह से होना भी चाहिए। और एक काल्पनिक रेखा है, जब रख जानिएगा तो एक काल्पनिक रेखा है और भारत के बीचे बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब कोई रेखा नहीं, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। कितना है? तो 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ साइड में है, उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं हम लोग, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कर्क रेखा को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के बीच बीच गुजरती है, ठीक है। तो कितने राज्यों से गुजरती है ये ध्यान रखिएगा, तो 8 राज्यों से गुजरती है। एकदम लाइन बाय लाइन याद करना है, ऐसा नहीं कि मित्र पर गमछा झाड़ आगे पीछे, ये इस तरह से नहीं करना, क्योंकि अब क्वेश्चन जो हमारे प्रश्न आते हैं वो सिक्वल एकदम लाइन बाय लाइन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह से याद करना है। तो एक मैप पर ध्यान रखना है, मैप के साथ बनाना, ठीक है। तो पहला जो आएगा वो आएगा गुजरात, ठीक है। कौन आएगा? गुजरात। उसके बाद आएगा राजस्थान, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद झारखंड, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये ध्यान से रखना, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, सिक्वल से चलना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारे प्रश्न क्या बोल रहे हैं? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मिजोरम में है। बस इतना इसका फैक्ट जानिए, मिजोरम में है। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय है? ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय की बात की गई है? तो देखिए, इसमें हम लोग समझेंगे उद्देशिका के बारे में कि ये उद्देशिका है क्या, प्रस्तावना है क्या। ठीक है, तो उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोला गया है, प्रस्तावना। ठीक है, उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोला गया, ध्यान रखना है। ठीक है, और उद्देशिका को सबसे पहले पेश किए थे पंडित नेहरू जी ने।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था कब? 13 दिसंबर, ठीक है, 1946, ठीक है। ये बाद में जो ये उद्देशिका है यही प्रस्तावना बना, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न होता है क्या कि कहाँ से लिया गया है, ये दो कन्फ्यूज़न होता है, कहीं कोई अमेरिका बोलता है, कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया बोलता है। देखिए ये दो जगह ये इसका आंसर ही होगा, ठीक है। जब विचार बोलेगा, प्रस्तावना का अगर विचार कहाँ से लिया गया है तो यूएस से यानी अमेरिका से। विचार बोलेगा, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब प्रस्तावना की अगर भाषा बोलेगा, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे प्रश्न क्या है, बोलते हैं कि कितने प्रकार का न्याय है, तो इसमें 3 प्रकार का न्याय है, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार का न्याय है? ये 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक न्याय, समाज का बढ़ोतरी हो, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक सिस्टम सही हो, ठीक है, और राजनीतिक न्याय, राज्य स्तर पर न्याय होना चाहिए। धार्मिक न्याय नहीं होगा क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, धर्म के हिसाब से न्याय नहीं होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये ध्यान रखना है आपको। 11 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे इसमें, ये ध्यान से समझना है इसके बारे में, ठीक है। दल बदल अधिनियम, ठीक है, ये 10वीं अनुसूची पूछेगा, तो 10वीं अनुसूची में है। कितनी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। हम इसके पूरे डिटेल से बताएंगे, अनुसूची, अनुच्छेद, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार सब डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए। 10वीं अनुसूची में है दल बदल अधिनियम। कब लागू हुआ? तो 1985 में लागू हुआ, ठीक है। केमा अमेंडमेंट, ठीक है, दल बदल को बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। केमा जो अमेंडमेंट हुआ, जो संशोधन बोलते हैं, तो 52 केमा हुआ है, तो 52 52वां संविधान संशोधन, यानी कि 52 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 52। कब हुआ? 1985 में केमा अमेंडमेंट हुआ, तो 52 अमेंडमेंट हुआ। ये ध्यान रखना है। किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दल बदल अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1985 में। किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। के में अमेंडमेंट हुआ, तो 52वां अमेंडमेंट, यानी 52वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य, भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं, ये मैप देखना है आपको, ठीक है, ये मैप देखना, ध्यान से मैप देखना है, मैप के अनुसार ही बनेगा। अब मैप अपने दिमाग में रखिए, घर में मैप रखा कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा मैप रखने पर, ठीक है। चलिए, तो देखना है, पहले सबसे पहले देखते हैं, ये असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और ये पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हुए? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य जो हैं, भारतीय राज्य जो हैं, बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग बांग्लादेश। अब वर्तमान में अभी इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश के? तो शेख हसीना, शेख हसीना, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो ढाका, ठीक है। और मुद्रा की बात किया जाए तो बांग्लादेशी टका, मुद्रा जो है बांग्लादेशी टका, ठीक है। और संसद की बात किया जाए, संसद, हमारे संसद का नाम संसद, हमारे देश भारत का देश जो संसद है उसका नाम संसद है, लेकिन बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद, जातीय संसद। बस समझना है, आंख बंद करके सुनना है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका, बांग्लादेशी टका। और अभी प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो शेख हसीना। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, हमारे सामने है कि राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति के रपटीली राहें की पुस्तक के लेखक कौन है? 3 से 4 सेकंड का टाइम लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये प्रश्न है। ऑप्शंस हमारे आपके सामने हैं और आपका आंसर भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका है अटल बिहारी वाजपेयी,
ठीक है, बहुत ही प्रीशियस प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के थे ये, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इनका जो जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1924 में हुआ। कहाँ? तो एमपी में हुआ है इनका जन्म, ठीक है। 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। इनको भारत रत्न जो है 2015 में मिला है, ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई है 16 अगस्त 2018 में, ठीक है। इससे इतना फैक्ट जाने। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। 2015 में इनको भारत रत्न मिला है। और जो इनकी मृत्यु हुई है 16 अगस्त 2018 में हुआ है। ये जान लीजिए, बहुत हमारे देश के लिए अच्छा काम किए हैं और बहुत ही प्रीशियस प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के रहे हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या बी और सी। 2 सेकंड का टाइम लेना है आपको। तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग जान जाएंगे प्रकाश संश्लेषण है क्या, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत आदमी प्रकाश संश्लेषण समझ गया क्या है क्या नहीं समझ। देखिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा, बोलचाल की भाषा में समझना है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। अब दिमाग में आएगा कार्बनिक भोजन क्या है? तब कार्बनिक भोजन का मतलब पौधे स्वयं निर्माण करें, पौधे स्वयं निर्माण करें, इसको कार्बनिक भोजन बोलते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन यानी स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा एक और फैक्ट जानिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पौधे में हरे भाग में होती है। पौधे के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है तो समझ लेना है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जिसको हम लोग हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल, ये ध्यान रखना आपको। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, राष्ट्रीय स्मारक को स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में? ये ध्यान रखना। ये DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आर्टिकल 49 के तहत। देखिए, राष्ट्रीय हम लोग का भी एक कर्तव्य है कि हमारा जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको सही से संरक्षण दें। चाहे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, बोध गया का मंदिर हो गया, सारनाथ का मंदिर हो गया, बहुत तरह का है, ठीक है। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 49 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, ठीक है। इसका तोड़ फोड़ ना करें, और आर्टिकल 49 में बताया गया है। तो प्लीज़ दोस्त, आप जाकर एक कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और कैसा लगा आपको वीडियो इसके बारे में बताइए। अगर प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।